मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन लिखा है। ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करना था। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना है, मतलब अभाज्य गुणनखंड विधि, मतलब आपको क्या करना है, 96 और 404 के सबसे पहले क्या करने हैं, आपको अभाज्य गुणनखंड करने, और फिर आपको क्या करना है कि एचसीएफ निकालने के लिए प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे छोटी घातों का गुणनफल क्या करना है भैया, कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आएंगे उनकी जो समंती छोटी घात होगी उनको आपको लेकर के उनका क्या करना है, गुणा करना है। तो आपने क्या करा, 96 के आपने अभाज्य गुणनखंड करे, 404 के आपने अभाज्य गुणनखंड करे। तो ये दो कितनी बार था, 1 2 3 4 5, तो आपने 2 की घात 5 लिख ली। 3 कितनी बार, एक बार, तो 3 की घात कितना लिख लिया आपने, 1 लिख लिया। इसी तरीके से आपने 404 के अभाज्य गुणनखंड करे, कितने, 2 2 1 से 1, तो 2 कितनी बार है भैया, 1 और 2, तो 2 की घात कितना लिख लिया, 2, 1 से कितनी बार, एक बार, तो 1 से की घात कितनी लिख ली, 1। अब आप क्या देखेंगे, उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो सबसे पहले आप ढूंढो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना है भैया, 2, इसमें भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, इसके अलावा और कोई दिख रहा है क्या, नहीं। तो अब आपको क्या करना है, इसकी क्या लेनी है, जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है उसकी लेनी है आपको क्या, छोटी घात, क्या लेनी भैया, छोटी घात। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 में, यहाँ पे 2 में छोटी घात कितनी है, 2, तो इसलिए एचसीएफ 96 और 404 का कितना आएगा भैया, 2 की घात 2, यानी 2 की घात 2 करेंगे तो कितना आएगा, 4। अतः एचसीएफ 96 गुणा 96 सॉरी 96,404 एच कितना आ गया, 4 आ गया। कितना आ गया आंसर, 4। संख्या 96 और 404 का एचसीएफ आ गया 4। इस तरीके से आप क्या ज्ञात कर सकते थे, एचसीएफ। एक एलसीएम भी होता है, तो एलसीएम में क्या करते हैं आप, प्रत्येक उभयनिष्ठ गुणनखंड की सबसे बड़ी घात लेते हैं, क्या लेते हैं, सबसे बड़ी घात, और जो उभयनिष्ठ नहीं है उनको भी अपने गुणा में लिख के सबका गुणा करके क्या ज्ञात कर लेते हैं, एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फिलहाल में आपको सवाल एचसीएफ का पूछा गया था, तो मैंने इसलिए आपको क्या बता दिया, एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आपके पास अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11 का दबा, संख्या 1 से 48 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो कुछ नहीं करना आपको भैया, आपको सीधा 1 से 48 के गुणनखंड करने हैं। तो आप लिख लेंगे दी गई संख्या, तो आपके पास दी गई संख्या क्या है, 1 से 48, इसको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो देखें आप, तो 1 से 48 के अभाज्य गुणनखंड करो भैया, तो 2 का भाग लगाएं कितनी बार, 7 बार, 2 का भाग लगाएंगे 8 में तो कितनी बार, 4 बार, 2 का भाग कितना, 3, और कितना 7, 37 एक अभाज्य संख्या है, तो 37 का भाग कितनी बार, 1 बार। यानी कि अपने पास भैया 1 से 48 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आएंगे, 2 की घात कितना, 2, और 37 की घात कितना, 1। ये आंसर है फाइनल। ये संख्या 1 से 48 के अभाज्य गुणनखंड थे। ठीक है, कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 12, यह कह रहा है कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का कथन लिखना है आपको। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है भैया, कि प्रत्येक भाज्य संख्या, किसकी बात कर रहे हैं अपन, प्रत्येक भाज्य संख्या, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है, अद्वितीय होता है। कैसा होता है, अद्वितीय, मतलब यूनिक होता है। जैसे आपने क्या बोला है, प्रत्येक भाज्य संख्या, तो आप यहाँ पे एक भाज्य संख्या ले लो, जैसे आपने एक भाज्य संख्या ले ली, मान लो 20, क्या ले ली भैया, 20 ले ली। अब आप इसके गुणनखंड करो, और कैसे गुणनखंड करने हैं आपको, अभाज्य। अब पहले आप ये सीखें कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या वो होती है जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है, और अपन क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं। ठीक है, मतलब उसके दो ही गुणनखंड होते हैं, एक तो स्वयं और एक एक, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। तो आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार, 10 बार। आप इसमें 2 का भाग लगाएंगे कितनी बार, 5 बार। आप इसमें 5 का भाग लगाएंगे कितनी बार, 1 बार। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो 20 के गुणनखंड है वो क्या है, 2 गुणा 5, यानी कि ये जो गुणनखंड दिख रहे हैं ये कई संख्या लिखी है, 2 भी एक अभाज्य संख्या है, ये 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप इस 20 को किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 की घात 2 गुणा 5। तो इसने क्या बोला कि प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल, तो ये लिखा है अभाज्य संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखा भैया, ये अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है, अद्वितीय होता है। आने वाले क्रम से मतलब ये भैया कि आप इसको ऐसे लिख दो,
5 गुणा 2 गुणा 2, आप इसको ऐसे लिख दो 5 गुणा 2 गुणा 2, सॉरी 2 गुणा 5, 2 गुणा 5 गुणा 2, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो आप आने वाले क्रम को इसमें नहीं देखना है आपको, बगैर क्रम के कैसा होता है, ये अद्वितीय होता है। मतलब क्या है इस बात का कि आप संख्या 20 के इसके अलावा अभाज्य गुणनखंड और ज्ञात कर सकते हैं क्या? मतलब नहीं कर सकते हैं, मतलब ये अद्वितीय हो गया, यूनिक हो गया, इसके अलावा इस संख्या 20 के और कोई अभाज्य गुणनखंड है ही नहीं। तो इसलिए ये कहती है क्या, सॉरी ये क्या कहती है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, ये है भैया मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, कई बार पूछी जाती है, कई बार आप इसका कथन याद करें अच्छे तरीके से, 2 नंबर में आई है। तो एक बार और देखें, यहाँ प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के एक गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंडन अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना कैसा होता है, अद्वितीय होता है। ठीक है, क्लियर, देख लो आप। ये लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 का अथवा, ये कह रहा है भैया व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं, ये आपको बताना है। तो देख लें आप, भाज्य संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनमें खुद के और एक के अलावा और किसी संख्या का भाग चला जाए, तो वो संख्या कौन सी होती है, वो भाज्य संख्या होती है। कौन सी संख्या होती है, भाज्य संख्याएं। देखें आप इसका हल तो आपको पहली जो संख्या दी है वो क्या दी है, 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस 13, ये आपको दिया गया है। तो इसको बताना है कि ये भाज्य है क्यों, आप इसको सॉल्व करें। एक पद ये है, यहां से लेके यहां तक, तो एक पद ये है, इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 13, 13 यहाँ पे भी है, 13 यहाँ पे भी है, तो आप 13 कॉमन ले लेंगे तो क्या कितना बचेगा, 7 गुणा 11 गुणा 13 कॉमन आ गया तो 1 बच गया, प्लस यहाँ कितना बचेगा 1, तो ये कितना आ गया 13 गुणा कोष्टक में 11 7 77, 77 गुणा 1 से करें कितना आएगा 77, और प्लस कितना आएगा 1, तो ये कितना आ गया भैया 13 गुणा 78, कितना आ गया 13 गुणा 78। आप चाहे तो इसके 13 के गुणनखंड और 78 के और कर लेते हैं, तो 78 के गुणनखंड करेंगे आप तो कितने आ जाएंगे, 2 का भाग लगाएंगे, द्वितीय 6, 3 का भाग लगाएंगे 3, 13 और 13 का भाग लगाएंगे कितना 1, तो आपके पास क्या आ गया 2 गुणा 3 गुणा 13, यानी कि आपके पास जो संख्या दी है उसकी जो गुणनखंड है वो क्या है भैया 2 से अधिक दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो ये संख्या कैसी होगी, भाज्य संख्या होगी। तो आप लिखेंगे चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, बस लिख देना अतः दी गई संख्या कैसी है, भाज्य। अतः दी गई संख्या भाज्य है। इसी तरीके से आप इसका दूसरा सवाल कर सकते हैं, कितना दिया है यहाँ पे 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, तो एक पद ये पूरा हो गया, एक पद ये रहा, तो इसमें से क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको 5, 5 यहाँ पे भी लिखा है, 5 यहाँ पे भी लिखा है, तो आप यहाँ से 5 कॉमन ले लो। जैसे आप यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 7 गुणा 6 गुणा 1 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, और प्लस कितना आएगा भैया 1। तो जब आप इन सब का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आज 5 कोष्टक में जो हो जाएगा 1008, और प्लस कितना आएगा 1। आप 1008 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा भैया 1009, कितना आ जाएगा 1009। आप चाहे तो इसी तरीके से इसके गुणनखंड करके और आप यहाँ लिख देना कि दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं अतः दी गई संख्या कैसी है, भाज्य। आप इसके गुणनखंड न निकालें तब भी यहाँ पे काम चल जाएगा अपना कि 13 और 78 दिख रहा है और जो संख्या रही होगी वो है, और एक इसका गुणनखंड कौन है, 1 है। तो आप यहाँ डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं भैया कि दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक है अतः दी गई संख्या कैसी है, भाज्य। यहाँ पे अपन क्या लिख सकते हैं कि चूंकि दी गई संख्या के गुणनखंड 2 से अधिक हैं, तो आप लिखेंगे अतः
अतः दी गई संख्या कैसी है? भाज्य है। अतः दी गई संख्या भाज्य है। ये था क्वेश्चन नंबर 12 के अथवा का हल। देख लें आप। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिया गया है। इस स्थिति में px के शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करनी है और इसका ग्राफ ये लिखा है भैया, ये दिया है आपको ग्राफ। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है और इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से दिया जा रहा है आपको। देखें, कुछ इस तरीके से इसका ग्राफ बना है। ठीक है, तो आपको बताना है कि इस px के शून्यकों की संख्या कितनी है। तो कुछ नहीं करना है, आपको ये देखना है कि ये जो ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है ये इस x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काट रहा है। तो एक का काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है। कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 3 जगह। तो इसलिए इसके शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी भैया इसके शून्यकों की संख्या? 3। तो आप इसका सीधा उत्तर लिखेंगे क्या लिखेंगे इसके हल में कि शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 3 होगी। अब क्यों होगी? क्योंकि ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। इस तरीके से आप px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि द्विघात बहुपद x की घात 2, सॉरी 3 नहीं है, ये x की घात कितनी है यहाँ पे? 2। x की घात 2 माइनस 3x माइनस का 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है आपको? शून्यक। तो इस बहुपद के आपको सिर्फ शून्यक पूछे जा रहे हैं। ये अध्याय 2 का सवाल है। इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है भैया? शून्यक बताना है। और इसमें क्या है कि गुणांकों और शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच इसने नहीं पूछा है, इसलिए इसको कितने नंबर में दिया जा रहा है? 2 नंबर में। तो आप इसका हल देखें। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया गया द्विघात बहुपद। तो दिया गया द्विघात बहुपद क्या है? x की घात 2 माइनस का 3x और माइनस का 10, ये आपको दिया गया है। इसके शून्य का आपको बताने हैं, मतलब x के मान बताने हैं। द्विघात बहुपद है, 2 शून्य आ जाएंगे इसके। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? आप x वर्ग का गुणांक, तो यहाँ पे अगर देखें तो जो x वर्ग का जो गुणांक है वो कितना है भैया? x वर्ग, x की घात 2 लिखा है ना, इसमें किस संख्या का गुणा हो रहा है? कोई भी संख्या का गुणा नहीं हो रहा है। तो आप यहाँ पे कितना मानेंगे? 1। क्या मानेंगे? 1, क्योंकि आप 1 का गुणा किसी भी संख्या में करें तो उससे गुणनफल पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना? तो x वर्ग का गुणांक कितना हो जाएगा? 1। फिर आप यहाँ लिखेंगे अचर पद। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो अचर पद है वो कितना है? इसका 10। ये कौन सा पद है? अचर पद। कितना है? 10। आप यहाँ पे माइनस प्लस का चक्कर नहीं पाना है अपन लोगों को। माइनस का है कि प्लस का है उससे अपन कोई मतलब नहीं है, अपन तो डायरेक्ट सिखाएंगे इस चीज को। ठीक है, देखें आप। तो अब क्या करेंगे? इसका जो स्टेप है, सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि x वर्ग का गुणांक भैया 1, अचर पद कितना है? 10। फिर हम क्या करेंगे कि x वर्ग के गुणांक का गुणा किससे करेंगे? अचर पद से करेंगे। तो 1 का गुणा किससे करेंगे आप? 10 से। तो कितना आएगा? 10। और 10 के गुणनखंड करो आप। तो 10 के गुणनखंड करेंगे कितना? 2 का भाग लगाएंगे 5, 5 का भाग लगाएंगे कितना? 1। यानी कि हमारे पास गुणनखंड कितने आ गए? 2,5 आ गए। कितने आ गए? 2,5। अब आपको क्या चाहिए? मध्यपद। मध्यपद में कितना लिखा है? मैंने बोला ना माइनस प्लस का चक्कर नहीं पाना, अपने सीधा देखना है कितना चाहिए। अपने 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3। तो 3 लाने के लिए आप क्या करें? पर अगर आप इसमें माइनस प्लस का चक्कर नहीं पाड़ रहे हैं तो आपको ये करना पड़ेगा भैया कि हमेशा देखें, आपको 3 चाहिए, या तो जोड़ने पर चाहिए या फिर क्या चाहिए? घटाने पर चाहिए। दोनों में से किसी भी कंडीशन में आपको क्या चाहिए? 3 चाहिए। या तो जोड़ने पर आ जाए या फिर घटाने पर आ जाए। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो अगर मैं 5 में 2 जोड़ दूं, हमेशा ध्यान रखें लेकिन एक बात,
इस तरीके से हल करते वक्त आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी है कि बड़ी संख्या में ही हमेशा छोटी संख्या को जोड़ना है और बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाना है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है 5, तो अगर आप 5 में 2 जोड़ते हैं तो कितना आता है 7 और हमें कितना चाहिए 3। क्या आप इसका यूज करेंगे? नहीं। तो अपन अब अगला क्या घटाने पर देखते हैं। तो 5 माइनस कितना 2, तो कितना आएगा भैया 3, यहाँ मिल गया आपको। जब आप 5 में से कितना घटाते हैं 2, तो हमें कितना मिलेगा 3 मिलेगा। इस कोष्टक को उठा के कहां रख देंगे? 3 की जगह पे रखो। तो ये आएगा बराबर x की घात 2 माइनस माइनस का माइनस और 3 की जगह पे आ जाएगा ये पूरा कोष्टक। कितना? 5 माइनस का 2 और ये हो गया x और माइनस कितना भैया 10। देखें इधर, तो x की घात 2 इधर से माइनस का गुणा हो रहा है और पीछे से क्या का गुणा हो रहा है भैया? x का गुणा हो रहा है। तो अगर आगे से आप माइनस का गुणा करेंगे तो ये प्लस का 5 है, तो माइनस प्लस मिलके क्या हो जाएगा? माइनस। और कितना 5 गुणा x करेंगे कितना आएगा? 5x। माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। 2 का गुणा x करूंगा कितना आएगा? 2x। कितना आ गया भैया? माइनस का 10। अब आप देखेंगे कॉमन, तो इन दोनों में किसका भाग जा रहा है? यहाँ पे x की घात 2 है, यहाँ पे x की घात 1 है, तो यहाँ पे जाएगा भैया x की घात 2 का तो भाग जाएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे x की घात 2 नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे x की घात 1 है और इसमें भी क्या रहेगा? x इंटू एक्स लिख सकते हैं, मतलब x की घात 1 गुणा x की घात 1, क्योंकि आधा समान होने पर गुणा में घात है जुड़ जाते हैं, इसलिए कितना आएगा? ये x की घात 2 आएगा। तो मतलब यहाँ पे क्या कॉमन है आपके पास? x की घात 1 कॉमन है। कोई संख्या कॉमन है क्या? नहीं है, क्योंकि 5 यहाँ पे लेकिन 5 यहाँ पे नहीं है, तो आप यहाँ लेंगे x कॉमन। जब आप x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? आपको पता है कि कॉमन लेने का मतलब जिस संख्या को आप कॉमन ले रहे हैं आप उसका भाग लगा दो, तो भाग लगाएंगे तो यहाँ पे 1 है, तो आधा समान होने पर भाग में घातें घट जाती है, इसलिए x की घात कितना बचेगा? 1। तो जब भी आप x की घात 2 में से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगी x की घात 1 और माइनस x तो कॉमन ही आ गया, तो कितना बच गया भैया? 5 बच गया। फिर यहाँ क्या आएगा? प्लस, तो प्लस लगा लेंगे। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 2। यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है? 10। यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे x नहीं है, तो x तो कॉमन नहीं आएगा, पर लेकिन आपको यहाँ पे 2 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है और 2 का भाग इस 10 में भी जा रहा है, इसलिए आप यहाँ से क्या कॉमन ले लेंगे? 2 कॉमन ले लेंगे। और यहाँ कितना बचेगा? 2 से 2 कट गया तो कितना बच गया? x माइनस 2 का भाग इसमें लगाएंगे कितनी बार? 5 बार, तो यहाँ कितना आ गया? 5। पूरी लाइन में आपको क्या कॉमन दिखाई दे रहा है? x माइनस के 5, तो यहाँ कितना आएगा? x, और यहाँ कितना बचेगा? प्लस के 2। अब आप एक लाइन लिखेंगे कि दिए गए द्विघात बहुपद का मान शून्य होगा यदि तो कब शून्य होगा भैया? जब ये दोनों के दोनों किसके बराबर आ जाए? शून्य के बराबर, यानी कि x माइनस 5 बराबर 0 हो जाए, या फिर क्या भैया? x प्लस 2 बराबर 0 हो जाए। तो यहां से 5 का पक्षांतर करके उधर लेके जाओगे तो ये काय का हो जाएगा? ये प्लस का 5 हो जाएगा। इसी तरीके से आप 2 का पक्षांतर उधर करेंगे तो काय का हो जाएगा? जे माइनस का हो जाएगा। तो अतः दिए गए द्विघात बहुपद के जो शून्यक हैं वो अपने पास क्या आएगा भैया? 5 और माइनस के 2। तो आप यहां लिख देंगे अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक 5 व माइनस के 2 होंगे। ये फाइनल आंसर है इसका। आगे के सवाल इसमें पूछा नहीं गया है तो वो हम करा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये 2 नंबर में था तो सिर्फ खाली शून्यक पूछे, अगर 3-4 नंबर में देता तो हो सकता था कि वो शून्यकों के गुणांक, जो शून्यक और जो गुणांकों के बीच में संबंध की सत्यता की जांच करते हैं वो भी दे सकता था, तो आप उसको भी देखें। ये था क्वेश्चन नंबर 13 का अथवा। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है भैया, क्या लिखा है? ये 4u की घात 2 प्लस 8u के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो अभियाल आपने क्वेश्चन जो 13 नंबर का करा था वो भी अध्याय 2 से पूछा गया है और ये भी कहां से पूछा गया है? अध्याय 2 से। तो आप देख सकते हैं कि अध्याय 2 से क्वेश्चन कितने कितने नंबर के आए? 2-2 नंबर के, लेकिन कितने आए? 2, मतलब 4 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। ओटी वगैरह अलग है, तो आप अध्याय 2 को क्लियर करें। देखें आप, तो ये लिखा है 4u की घात 2 प्लस 8u के शून्यक आपको ज्ञात करने हैं। तो आपको यह समझ में आ रहा होगा कि ये जो दिया गया द्विघात बहुपद है, तो आप पहले लिख लो यहाँ पे, दिया गया द्विघात बहुपद क्या लिखा है? 4u की घात 2 और प्लस कितना? 8u। तो आपको देखने से पता चल रहा है कि इसमें जो अचर पद है वो नहीं है, अचर पद इसका नहीं दिया जा रहा। अचर पद कितना है भैया? इसका 0 है। कितना है अचर पद? 0। तो अगर ये अचर पद 0 है तो आप, मैंने अभी आपको सिखाया था कि क्या करते हैं कि
जो स्क्वायर वाला पद है उसके गुणांक का गुणा किससे करते हैं आप? अचर वाले पद से करते हैं। तो यहाँ पे u की घात 2 का गुणांक कितना है? 4, और 4 का गुणा अगर आप 0 से करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो 0 पे आप फैक्टर कैसे करेंगे? नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप इस तरीके से गुणनखंड करके इसको आप सॉल्व मतलब मध्य पद को विभक्त करके आप इसका हल ज्ञात नहीं कर सकते हैं। तो आप सीधा क्या करेंगे, इसमें सीधा आप ओवनिस्ट लो। आपको क्या दिखाई दे रहा है? 4u। तो आप यहाँ से 4u कॉमन लेंगे, 4 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, 4 का भाग यहाँ पे भी जा रहा है, u की घात 2 यहाँ पे u की घात 1 है तो u की घात 1 कॉमन ले लेंगे, 4 तो कट गया, u की घात 2 में u का भाग लगाएंगे कितना आएगा? u आएगा, प्लस यहाँ पे अपन 4 का भाग 8 में लगाएंगे कितनी बार? 2 बार, u से u कट गया। तो आप ये हो गए इसके क्या? गुणनखंड। अब आप यहाँ क्या लिखेंगे शून्य के निकालने के लिए? क्या दिए गए द्विघात बहुपद का मान शून्य होगा यदि, कब? जब या तो 4u बराबर 0 हो जाए, या फिर क्या भैया u प्लस 2 बराबर क्या हो जाए? 0। तो ये कितना आ जाएगा? u बराबर 0 और बटे में कितना? 4। तो ये कितना आ जाएगा? इसका पक्षांतर करेंगे तो कितना? -2। तो यहां से u बराबर कितना आएगा? 0 में 4 का भाग लगाओ, यानी 0 में किसी भी संख्या का भाग लगाते क्या आता है? 0 आता है। तो इस तरीके से दिए गए द्विघात बहुपद के जो गुणनखंड है वो क्या होंगे अपने पास? 0 और -2। तो आप यहां पर लिख देना, अतः दिए गए द्विघात बहुपद के शून्यक, सॉरी क्या लिखेंगे आप? शून्यक क्या क्या आएंगे? 0 और -2, 0 व -2 होंगे। देखिए भैया क्वेश्चन नंबर 15 लिखा है कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण क्या लिखा है अपने पास? x प्लस के 2y बराबर 8 और x माइनस के y बराबर कितना लिखा है? 8। तो इस समीकरण युग्म को आपको हल करना है। समीकरण युग्म का हल करने से मतलब क्या है कि आपको x और y के मान ज्ञात करने हैं। तो देखें, तो आपको इसमें अच्छा अध्याय 3 का सवाल है, तो इसमें यह नहीं पूछा गया कि आप इसको किस विधि से हल करें। आपने अध्याय 3 में 3 विधियां पढ़ी है, एक पढ़ी है ग्राफी विधि, एक पढ़ी है प्रतिस्थापन विधि और एक कौन सी पढ़ी है भैया? विलोपन विधि। आप तीनों विधि में से इस सवाल को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो सरल लगे उससे कर लो। मैं आपको यहाँ पे दोनों विधियों से बता रहा हूँ, एक तो प्रतिस्थापन से बता देता हूँ और फिर मैं इसको यहाँ पे किससे बता दूंगा? विलोपन विधि से। तो पहले आप इसका प्रतिस्थापन विधि से हल देख लें। तो अगर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो सबसे पहले लिखो दिए गए समीकरण, तो पहला समीकरण क्या है? x प्लस के 2y बराबर 8, समीकरण नंबर 1। अगला समीकरण क्या है? x माइनस के y बराबर में कितना? 8, समीकरण नंबर 2। मैं इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहा हूं, तो मैं लिखूंगा यहां पे प्रतिस्थापन विधि से हल। तो अगर आप इसको प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं तो आप यहाँ पे समीकरण 1 या समीकरण 2 से समीकरण नंबर 3 बनाएं। समीकरण 3 कैसे बनाएंगे? क्या होता है, या तो आप x का मान निकालें या फिर आप y का मान निकालें, या तो समीकरण 1 से निकालें या फिर समीकरण नंबर 2 से निकालें। तो मैं यहाँ पे समीकरण, मुझे लगता है कि समीकरण नंबर 2 से मुझे समीकरण 3 आसान पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या? समीकरण नंबर 2 से। किससे लिखूंगा भैया? समीकरण नंबर 2 से। क्या लिखा है यहाँ पे? तो मैं यहाँ से x की वैल्यू निकाल रहा हूं, तो x बराबर, तो y का पक्षांतर करना पड़ेगा उधर की साइड, तो यह y माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो गया 8 प्लस के y। तो x का मान कितना आ गया भैया? 8 प्लस के y। इसको नाम दे दो समीकरण नंबर 3। अब आपने जो समीकरण नंबर 3 बनाया है वो किससे बनाया है? समीकरण नंबर 2 से बनाया है। इसलिए अपन इस x के मान को समीकरण नंबर 2 में न रख करके कहां रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में। कहां प्रतिस्थापित करेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखो। तो आप लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर या प्रतिस्थापित करने पर, रखने पर रखो भैया। तो जहां x लिखा है वहां कितना आ जाएगा? 8 प्लस के y।
तो x कहाँ है, ये रहा। तो इसकी जगह पे आप लिख देंगे कितना, 8 प्लस के वाई, और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 2y वैसे के वैसे, और बराबर में कितना लिखा है भैया, 8, तो ये बराबर में आपने 8 लिख दिया। यहां से इसको सॉल्व करें तो 8 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1y 2y कितना आ गया, 2y बराबर 8, 8 को उधर लेके जाओ तो क्या आएगा, माइनस का 8 हो गया। तो यहां से देखें आप तो 2y का मान कितना आ गया, 0, यानी कि यहां से इधर करा देते हैं, तो यहां से y का मान कितना आएगा भैया, y का मान कितना आ जाएगा 0, और बटे में कितना 2, तो y का मान कितना आ गया 0। इस y के मान को उठा के कहां रख दो, समीकरण नंबर 3 में, तो अपन ने क्या का मान मिल जाएगा, x का मान। तो y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, आप चाहे तो y का मान समीकरण 1 में रखो, 2 में रखो, 3 में रखो, बात एक ही है। आप y का मान समीकरण 3 में रखो, 2 में रखो, क्या बात एक ही, क्योंकि समीकरण 2 से तो अपने समीकरण नंबर 3 मिला है, तो y का मान कहां रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो समीकरण 3 x का तो x रहेगा बराबर का बराबर, और ये कितना आ गया 8, और प्लस y का मान कितना भैया 0, तो 8 में आप 0 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आ जाएगा। अतः दिए गए समीकरण युग्म का हल कितना आ गया, x बराबर 8 और y बराबर क्या 0। तो इस तरीके से अब क्वेश्चन नंबर 15 का हल कर सकते थे। तो इसमें आपको एक सीधा मतलब सरल सा सवाल दे दिया था, जैसे आप चाहे तो प्रतिस्थापन विधि से हल कर लो, चाहे तो उसको आप विलोपन विधि से हल कर लो। ठीक है, मैं इसका सॉल्यूशन अभी आपको विलोपन विधि से और बता देता हूं, विलोपन विधि से कैसे करेंगे जिससे आपकी विलोपन विधि भी क्लियर हो जाएगी। तो समीकरण तो अपने यही रहेंगे, बस यहाँ पे नाम चेंज हो जाएगा, क्या करेंगे आप, विलोपन विधि। किसे लिखेंगे, विलोपन विधि से हल। देखें आप क्या लिखेंगे, आप विलोपन विधि से हल, जो आपको सरल लगे उस विधि से करो, अगर नाम नहीं दिया है तो क्या लिखा है यहाँ पे, पहला समीकरण ये लिखा है x प्लस 2y बराबर में कितना 8, यहां कितना लिखा है x माइनस का y और बराबर में कितना लिखा है 8। समीकरण नंबर 1 है ये समीकरण नंबर 2 है। अब आपको करना क्या है कि आप ये देखें कि इसमें से किसी एक चर के गुणांकों को समान बना लो, या तो आप x गुणांकों को समान बना लो या फिर आप y के गुणांकों को समान बना लो। पर आप यहाँ पे देखेंगे थोड़ा ध्यान से, तो यहाँ पे x के गुणांक पहले से क्या दिए, बराबर दिए। यहाँ पे भी x गुणांक 1 है, यहाँ पे भी x का गुणांक कितना भैया 1 है। तो यहाँ पे x के गुणांक मतलब किसी भी चर के गुणांकों को समान बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने पहले से ही देके रखे हैं। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखेंगे भैया, यहाँ पे अब देखो आप लिखेंगे मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा दो तो x से x कट जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे घटाने पर। तो जब आप यहाँ पे घटाने पर लिखेंगे तो इस समीकरण नंबर 2 के चिन्हों को बदल दो। तो प्लस का है तो काय का हो गया, ये प्लस का है तो भैया काय का हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, और ये प्लस ये माइनस का है तो काय का हो जाएगा, ये भैया हो जाएगा आपका काय का प्लस का, और ये प्लस का है तो काय का हो जाएगा माइनस का। चिन्ह बदल रहे, घटाने पर क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं। तो आपने लिखा घटाने पर, जैसे इस उदाहरण के तौर पे आप देख सकते हैं, मैं बोलूं कि 5 में से 2 घटाओ, तो अभी आपको देखो 5 भी प्लस का दिखाई दे रहा है, 2 भी प्लस का दिखाई दे रहा है, पर लेकिन जैसे ही आप 5 में से कितना घटाएंगे 2, तो 2 का चिन्ह क्या हो गया, माइनस का हो गया, प्लस माइनस मिलकर क्या हो गया, माइनस। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ घटाने पर लिखते हैं तो ये प्लस का है तो माइनस का, माइनस का है तो प्लस का, प्लस का है तो क्या हो गया माइनस का। अब ये x से x क्या हो गया, कट गया, तो ये 2y है और जो प्लस के 1y है, तो 2y और प्लस के 1y कितना आ गया भैया, 3y आ गया। कितना आ गया, 3y, और 8 में से 8 गया तो कितना आ गया 0, यानी कि y का मान यहाँ से कितना आ जाएगा 0/3। y का मान कितना आ गया भैया 0/3। तो y बराबर कितना आ गया, यहाँ से 0 में 3 का भाग लगाएंगे तो 0। अब इस y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या फिर समीकरण 2 में रख दो, किसका मान मिल जाएगा, इससे x का मान मिल जाएगा। तो यहां लिखेंगे y का मान समीकरण नंबर 2 में रख दो, 2 में रखने पर, तो 2 में रखेंगे आप तो x का तो x रहेगा -0 बराबर कितना भैया 8, यानी कितना आ गया x का मान 8 आ गया। अतः समीकरण युग्म का अविष्टल क्या आ गया,
x बराबर 8 और y बराबर कितना, y बराबर कितना 0। तो इस तरीके से आप इसको विलोपन विधि से हल कर सकते थे। दोनों विधियों से बता दिया मैंने सवाल। क्या है अपने पास, दो x पास 6y का है 9। पहले समीकरण केवल इतना है 2 डाट लिख लेते हैं, ये वर्ग का 2। एक मिनट आप थोड़ा सा लेके आओ समीकरण के बाद लिख रहा है, तो इसको 2 है क्या तुमने 75 अगला समीकरण बराबर बदल लेंगे 4x माइनस का, आप इन दोनों तब आप यहाँ पे x, 1 से 2 है की वैल्यू